फाइनल साउंड चेक। ओके। तो हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 6। पार्ट 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ रहे थे आणविक निदान, ऐसे कुछ करके पढ़ रहे थे ना, आणविक निदान। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो टोटल आपका एक 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 जो पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है? आपको अनदर यहाँ से वहाँ से और कहीं से पढ़ा के मैं भड़काऊँ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है? सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। आप सोच रहे हो कि इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, है ना? हमको सरल-सरल पढ़ा दो, एनसीईआरटी मत पढ़ाओ और है ना? ऐसा कुछ बोलते होगे आप लोग। तो देखो बता दूँ, एनसीईआरटी पढ़ने से फ़ायदा ये होगा तुम्हारा, जब तुम अगली क्लास में जाओगे ना 12th के बाद अगली क्लास क्या 13वीं क्लास आएगी? नहीं बच्चे, जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे या फिर बी फार्म करोगे, है ना, बीएससी नर्सिंग करोगे, कहीं पर भी जाओगे ना तो वहाँ पर टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। जब आप उनका एंट्रेंस एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दे दोगे ना, तो वहाँ पर खुद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। टोटल एनसीईआरटी उठा करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है? और ये चैप्टर ना, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थ्योरी टाइप में है, तो बस आप इसको समझने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है? अब हमारा क्या है, आणविक निदान है। ठीक है? अगला पॉइंट हमारा एनसीईआरटी बोलता है आणविक निदान। ओके? आणविक निदान में हम लोग इसके पहले हम लोग देख चुके थे कि जो आणविक निदान था वो किस तरह से वर्क करता है ना? कैसे-कैसे होता है। तो आणविक निदान में अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? आणविक निदान में हम लोग पीसीआर टेक्निक पढ़ रहे थे, एलिसा टेस्ट पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम आज आणविक निदान और जो परजीवी जंतु है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे ताकि जो अगला अगला भाग आएगा ना उसमें हम लोग नैतिक मुद्दे, है ना, नैतिक मुद्दे खत्म करके चैप्टर क्लियर। ठीक है? ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे आणविक निदान में कि देखो, आप जैसे मैं हूं अभी, है ना, मेरे को याद है करीब 6 महीने हो चुके हैं मेरे को। 6 महीने से मैंने अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है ना, नहीं करवाया। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, है ना? अभी तो फ़िलहाल मैं देखो चल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, हँस भी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या मैं फालतू में जाऊँगा ब्लड टेस्ट करवाने? फालतू में मैं कोई जाँच करवाऊँगा? नहीं करवाऊँगा। जब कोई बैक्टीरिया मेरे को जकड़ लेगा ऐसे करके अंदर से, है ना? बैक्टीरिया जकड़ेगा, मैं नहीं। बैक्टीरिया जकड़ेगा मेरे को, फिर मैं जकड़ूँगा ऐसे ऐसे करके, है ना? तो बैक्टीरिया जब मेरे को जकड़ लेगा तो मैं ऐसे आऊँगा पढ़ाने, हेलो, आज हम नहीं पढ़ा पाएँगे। मतलब बीमार हूँ ना ऐसे, है ना? नहीं कर पाएँगे ऐसे, मन नहीं लग रहा, हटाओ यार। आज मुझे बीमार है, आज मैं बीमार हूँ। है ना? तो मैं ऐसे वो करूँगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया पूरी तरह से मेरे को संक्रमित कर चुका है। अब मैं जाऊँगा, ब्लड टेस्ट करवाऊँगा, फिर यूरिन टेस्ट करवाऊँगा या फिर स्टूल टेस्ट करवाऊँगा या फिर सीरम टेस्ट करवाऊँगा। जा करके सारे टेस्ट करवा करके मैं पता कर लूँगा मेरे अंदर किसका इन्फेक्शन है। मलेरिया का है, मैंने देख लिया, फिर दवा ट्रीटमेंट चली, ठीक हो गया। लेकिन हमें पता है कि वो मलेरिया का जो वाहक था, प्लाज्मोडियम था, वो 5 दिन पहले मेरे अंदर आया था और ये 6वें दिन मैं बिल्कुल ऐसे हो गया, आज पढ़ाने का मन नहीं है, आज आप लोग कल पढ़ते हैं ना। है ना? ऐसे होता है। तो क्या होता है यहाँ पे? आणविक निदान का मतलब क्या होता है? आणविक निदान का मतलब ये होता है कि हम जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी की मदद से हम किसी भी जो रोग है ना उसको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लें। ठीक है? प्रारंभिक अवस्था क्या होता है? जैसे इस जगह मेरे कैंसर का जीवाणु आया, ठीक है? कैंसरस सेल यहाँ पे बढ़ावा मिला, तो कैंसर के जो सेल होगा वो यहीं पर तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि कैंसर पूरे ब्लड में फैल जाए। जब ये कैंसर पूरे ब्लड में फैलेगा तो क्या होगा? तब इसको क्योर कर पाना मुश्किल है कि असंभव है कि आसान है? बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, असंभव है। इस जगह था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, 5 साल बाद वो पूरे शरीर में फैल गया। ठीक है? अपन के नहीं फैला यार, पता है तुम लोगों को, सच में बता दूं, मुझे ना हॉस्पिटल जाने से बहुत डर लगता है। ठीक है? खुद का इलाज करवाने से, दूसरों का इलाज मैं कर देता हूँ। आप लोग पता है मैं मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ।
है ना? तो मैं दवाई-ववाई इमरजेंसी में मैं काफ़ी दिन ड्यूटी भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बहुत डर लगता है ना? इसलिए मैं ऐसे बच्चों को प्रिपेयर करवा कर के ऐसे बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेजना चाहता हूँ, जो आकर के ना यहाँ पर, है ना? अपने स्टेट में, अपने एरिये में एक 5 स्टार हॉस्पिटल खोलें, ठीक है? क्या करें? मेरा सपना यही है कि बच्चे 5 स्टार हॉस्पिटल खोलें, जिसमें ना बड़े-बड़े लोगों का वो हो सके, इलाज हो सके, ओके? उधर में मैं भी अपना इलाज करवा लिया करूँगा, है ना? क्योंकि इधर की हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ, इधर की हॉस्पिटल में जाना मतलब मरीज़ अपने मौत को दावत देने जा रहा है, ठीक होने नहीं जा रहा है, अपने मौत को दावत देने जा रहा है, उसकी मौत बुला रही है, "आजा हॉस्पिटल आजा।" है ना? इतना गंदा रहता है। मरीज़ जाते साथ और बीमार हो जाए, मरीज़ के साथ जो उसके कस्टमर रहते हैं ना और घर वाले, है ना? रिलेटिव्स, वो जाकर के वो वहाँ बीमार हो जाते हैं। मरीज़ जैसे ठीक होता है थोड़ा-थोड़ा, उसके रिलेटिव्स बीमार। इतना खराब हॉस्पिटल है जाके, है ना? चलिए ठीक है, हम कहाँ थे सॉरी। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये प्रारंभिक अवस्था में कुछ किसी भी जो रोग है ना वो क्योर हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, पीसीआर तकनीक लाया है और एलिसा लाया है, ठीक है? एलिसा टेस्ट और पीसीआर टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मेरे क्या है, यहाँ पर मेरे एचआईवी का वायरस इस जगह से गया, इंटर किया, इतने पर था, है ना? मैंने क्या किया, मैं गया, टहलते-टहलते अपना खून चेक करवा लिया यहाँ का, देखा खून चेक सब क्लियर है, ओह! कुछ नहीं मेरे को। लेकिन एचआईवी का वायरस यहाँ पर है मेरे, है एचआईवी का वायरस, कैंसर का वायरस इस जगह है मेरे, ठीक है? अब क्या हुआ, अब ये 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर मैं थोड़ा-सा बीमार पड़ा, फिर गया खून चेक करवाने, देखा कैंसर, ओह माय गॉड! जब पता चला तो उन्होंने बताया कि सर तुमको 3 साल पहले कैंसर हुआ था। लेकिन मैंने बोला कि मैंने 2.5 साल पहले जाँच करवाया गया था, मैंने खून की जाँच करवाया था। उन्होंने बोला कि आपने खून की जाँच करवाया था, यानी कि खून की जाँच में आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिली है। इसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पीसीआर जाँच या फिर एलिसा टेस्ट करवाना होता है, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पीसीआर या फिर एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था। क्या बताया था? बताओ? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे बिल्कुल सही बोल रहे हो। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए? नहीं समझ आ रहा? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? अब मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ और देखते हैं हम लोग कि है ना किस तरह से हम लोग वो करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ मैं, जो एलिसा है ना, एलिसा टेस्ट किस तरह वर्क करता है, तो एलिसा टेस्ट एंटीजेन और एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर वर्क करता है। एलिसा जो टेस्ट है वो किस तरह वर्क करता है, तो वो वर्क करता है एंटीजेन और एंटीबॉडी, ठीक है? एंटीजेन और एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर, पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर। शॉर्ट में समझा दूं आपको, देखो हम क्या करते हैं, हम लैब में एक एंटीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैब में हम एक एंटीजन बनाते हैं, और वो क्या होता है, वो एचआईवी एंटीजन होता है। क्या होता है? एचआईवी एंटीजन होता है, और उस एंटीजन को बोलते हैं जीपी GP120। GP120 को हम लैब में बनाते हैं, और हम जैसे सपोज दैट मेरे को कैंसर हुआ या फिर एचआईवी हुआ है, तो क्या होगा, मेरे को जब एचआईवी होगा तो क्या होगा, वहां से मेरा सीरम लिया जाएगा, और सीरम में जब मेरे एचआईवी वायरस यानी कि एचआईवी एंटीजन प्रेजेंट है, तो एचआईवी एंटीजन को मारने के लिए मेरे बॉडी में एंटीबॉडी तो बनेंगी ना, बिल्कुल बनेंगी। तो क्या होता है, एंटीबॉडी कहां पर बनती है, मरीज मरीज में, ठीक है? मरीज में एंटीबॉडी बनती। तो क्या होता है, इसमें एक एंजाइम डाला जाता है, ठीक है? वो एंजाइम क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी जटिल एंजाइम बना देता है, और उसी जटिल एंजाइम को विकिरण द्वारा पहचान लिया जाता है, ठीक है? ये प्रोसेस आपको नीट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन याद रख लेना, जो एलिसा टेस्ट है ना, वो मुख्यतः एचआईवी और एड्स के लिए किया जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है सॉरी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम, ये हुआ हमारा एड्स और ये हुआ HIV। ठीक है। और इसमें कोई खास चीज है नहीं कि जो एलिसा टेस्ट होता है वो मेनली HIV और एड्स के लिए किया जाता है, ये याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक आपका नीट का क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, आप बोर्ड की प्रिपेयर कर रहे हैं, आगे जाकर के आई होप आप लोगों का सपना होगा कि मैं नीट करूंगा। ठीक है, तो नीट के लिए यहां से अगर आपका देखिए, जब घर का जो पिलर होता है ना, नीचे वाले पिलर मजबूत होंगे तो घर को हम बहुत ऊंचे तक ले जा सकते हैं। यदि बच्चे पिलर ही नहीं मजबूत है तो ऊपर तक कहां जाओगे? यदि 11-12 सही से नहीं पढ़े होगे तो नीट कहाँ से होगा? नीट बताइए, आप खुद ही बताइए मेरे को। अब आपको सर एनसीईआरटी स्लाइड, ठीक है, अब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी स्लाइड। एनसीईआरटी स्लाइड है आपके पास आणविक निदान। तो आणविक निदान में एनसीईआरटी क्या लिखता है कि आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, जो रोग होने वाला है उसकी प्रारंभिक पहचान, कि यहां से रोग हुआ था, कौन सा रोग है ना, फिर उसकी क्रिया विधि को पहचानना कि वो रोग किस तरह से अंदर जा करके क्रिया करता है। जैसे HIV होता है तो क्या होता है? वेट लॉस होता है, लगातार वेट लॉस होता है, फिर अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। कहते हैं ना HIV से, याद रखना याद रखना कि HIV से कोई नहीं मरता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से कोई नहीं मरता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जब बॉडी में आ जाता है तो वो इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, HIV क्या करता है? HIV जो होता है वो इम्यूनिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, इम्यूनिटी को कम कर देता है। और जब इम्यूनिटी कम होगी तो उसको खांसी आएगी ना तो लगातार खांसता ही रहेगा, जुकाम होगी तो लगातार उसको जुकाम ही बनी रहेगी, बुखार आएगा तो लगातार उसको बुखार होता रहेगा। इम्यूनिटी कमजोर है, किसी रोग से लड़ ही नहीं पा रहा, तो यानी कि वो छोटी छोटी बीमारियों से वो मर जाता है। ठीक है, फिर आता जैसे मुझे खांसी आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ये है ना, खांसी पता है मेरे को यार 10-15 दिन हो गए, नहीं 15 दिन नहीं, सॉरी, मैं 15 दिन, ए करीब 1-1.5 महीने हो रहे हैं, है ना, लगभग 2 महीने, थोड़ा थोड़ा है, फिलहाल ठीक हो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ आप लोग डॉक्टर होते तो आप लोग दवा लिख देते, सर ये दवा ले लो, है ना। अपने भैया के लिए दवा लिख सकते हो ना, तुम लोग नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो यार, तुम लोग जो दवा दे दोगे ना जब डॉक्टर बनोगे, तुम लोग जो दवा प्रेफर कर दोगे ना अपने पर्चे में, है ना, कि लो लो जाओ भाई अमन भैया को दे आओ, मैं वो तुरंत खा लूंगा। ठीक है, तुरंत, क्योंकि तुम लोग मेरे से पढ़े हो यार, है ना। चलिए फिर देखो, मैं कहता हूं आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, आपको है ना टहलाना आना चाहिए। है ना, कोई छोटा सा टॉपिक है, एलिसा है तो एलिसा को टहलाना आना चाहिए। एलिसा का फुल फॉर्म बताओ, एलिसा के लिए यह किया जाता है, वो किया जाता है। HIV का फुल फॉर्म भी लिख दो, खूब लिखो, जितना लिखोगे उतना नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपचार की परंपरागत विधियां, सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। ठीक है, यदि तुम चाहो मुझको यहां पर HIV हो गया है या फिर कैंसर हो गया है और मैं ब्लड टेस्ट करवा करके, ठीक है, यूरिन कल्चर करवा करके, स्टूल कल्चर करवा करके मैं पता लगा लूं कि मेरे को कौन सी बीमारी है, तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए, तो प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA बायोटेक्नोलॉजी और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको अपन लोग PCR बोलते हैं, या एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन, ठीक है, जिसको एलाइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, जिसको अपन लोग एलाइजा बोलते हैं। ठीक है, एलाइजा कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। ये ऐसी तकनीकी होती है जिनके द्वारा क्या हो सकता है? रोग की प्रारंभिक पहचान होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब रोग प्रारंभिक अवस्था में होता है तब उसकी पहचान कर लिया जाता है। तब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, एनसीईआरटी क्या लिखता है फिर इसमें, एनसीईआरटी लिखता है एलाइजा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एलाइजा के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन, जिसको अपन लोग एलाइजा बोलते हैं। एलाइजा क्या होता है? प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको बता दिया, एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर, ठीक है, ये वर्क करता है। मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है, और हम लोग टोटल एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फिर है रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों, ठीक है, जो रोग जनक हैं
उनकी पहचान प्रतिजनों की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। जब रोग आया, एंटीजन आया, तो एंटीबॉडी बनेगी और ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिल करके क्या हो जाता है, जटिल एंटीजन एंटीबॉडी बनाता है। और जटिल एंटीजन एंटीबॉडी को क्या होता है, फिर हम उसको विश्लेषण कर लेते हैं, रेडिएशन में, विकिरण में देख करके बता देते हैं किसको एचआईवी पॉजिटिव है। अगर इसके शरीर के अंदर ये एचआईवी पॉजिटिव निगेटिव है तो इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो एंटीजन जब डालोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बता दोगे कि भैया इसको एचआईवी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा, है ना, क्या था आणविक निदान। ठीक है, ये था हमारा आणविक निदान। अब अपन लोग पढ़ेंगे पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, परजीवी जंतु, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। परजीवी जंतु का मतलब क्या होता है, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब क्या होता है, अदला बदला, फेर बदल करना, बदलाव करना, है ना। तो ट्रांसजेनिक का मतलब होता है फेर बदल, जेनिक मतलब जीन में। ठीक है, बताओ ट्रांस का मतलब क्या होता है। ट्रांस का मतलब होता है कि फेर बदल करना, और जेनिक का मतलब होता है किसके अंदर, जीन के अंदर, एनिमल का अंदर मतलब कि पशुओं में। पशुओं के जीन में फेर बदल करना और फेर बदल करके एक नया पशु बना देना। जो पशु मानव कल्याण के लिए लाभदायक हो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैव प्रौद्योगिकी जो है, जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव कल्याण के लिए, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी हमेशा किसके लिए वर्क करती है, मानव कल्याण के लिए। ठीक है, मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी फंक्शन इसीलिए उस सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए ही करती है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है। अब आप लोग जैव प्रौद्योगिकी का सहारा लेके क्या बना दिए, कोरोना वायरस बना दिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये मूर्खता है। ये बायोटेक्नोलॉजी ना, बायोटेक्नोलॉजी का है ना, वो है गलत प्रभाव है ना, आपने गलत उपयोग किया। अब जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, सपोज दैट कोई भी है ना, मोदी जी हैं आपके कुछ आदमी जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। देखो, अच्छाइयों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बहुत सारी टीके बनाते हैं, बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, आप लोगों ने देखा, बीटी फसलें बनाते हैं। बुराइयाँ क्या है कि हम कोरोना वायरस जैसे एक वायरस बना देते हैं जो जिससे पूरी दुनिया ना संक्रमित हो जाती है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार बन जाता है। पूरी दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं कोरोना वायरस के कारण। अभी हाल ही में बता दूं, एक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है और उसके केस तमिलनाडु कर्नाटका में देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक विदेश से एक महिला आई है और वो एयरपोर्ट से गायब हो गई है। ठीक है, न्यूजीलैंड से अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही है ना, वहां से, और वो एयरपोर्ट से गायब हो गई। इसका मतलब वो जहां जहां नाचेगी ना, जहां जहां घूमेगी, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट उसको सबको देकर जाएगी। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग हर हाल में करें। ठीक है, सैनिटाइजर हर हाल में लेकर के जाएं। बोर्ड आपका आने वाला है, बोर्ड में सभी बच्चे सैनिटाइजर और मास्क जरूर लेकर जाएंगे। ठीक है, तभी वहां पर जाके सब लोग पूछेंगे यार मास्क क्यों लगा के आओ। बता देना सर, हम लोग ना वायु अमन के परिंदे हैं और परिंदे जमीन में नहीं उड़ते, परिंदों की ऊंचाई ना आसमान की होती है। ठीक है, आप लोग परिंदे हैं, याद रखना हमेशा। तो देखो, जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी का मेन एक ही उद्देश्य है कि वो मानव कल्याण के लिए कार्य करे, मानव कल्याण के लिए वर्क करे। तो हम लोग क्या करते हैं परजीवी जंतु में, कि कोई जंतु लेते हैं, कोई पशु लेते हैं, उसका डीएनए देखते हैं और उसके डीएनए को फेरबदल करके कुछ ऐसा उत्पाद कर देते हैं जिससे वो मानव कल्याण में उसका लाभ हो। जैसे हमने एक रोजी नाम की गाय लिया था,
रोजी नाम की गाय में एक जो मानव माता के दुग्ध में जो एक एंजाइम पाया जाता है ना, उसकी मात्रा उसमें डाल दिया, उसके जीन उसमें डाल दिया, तो रोजी नाम की जो गाय है ना, वो गाय उसी तरह का दूध बनाने लगी, है ना। आपने पढ़ा था इंसुलिन बनाने का। इंसुलिन में क्या था कि हमने एक लिया था, ये एक चेम्बर था, क्या था, ए चेन और ये बी पेप्टाइड चेन। बताओ, मैं रिकॉल करवा दूं। हमको पता है कि हम ए पेप्टाइड चेन लेते हैं, बी पेप्टाइड चेन, ए पेप्टाइड चेन में 21 अमीनो एसिड और बी पेप्टाइड चेन में 30 अमीनो एसिड। हमको पता है कि इसको 7 है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और यहाँ पे 7 डाइसल्फाइड बॉन्ड से, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20 डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और फिर इधर 6 और 11 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक जीन बन गया, और ये जीन क्या करेगा, ये जीन करेगा इंसुलिन का प्रोडक्शन। ठीक है। ऐसे हुआ। तो जो चीजें प्रयोग की जाती है, अब जो इससे इंसुलिन बनेगा ना, उसको पहले चेक किया जाएगा। अनुप्रवास संसाधन आप लोग पढ़े थे ना, वहां पर क्या होता है, जो उत्पाद बनता है उसको क्या किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है। जो इंसुलिन यहां से बनेगा ना, उसको सीधे जाके किसी मनुष्य को नहीं देंगे। किसको देंगे, उसको सबसे पहले जंतु को देंगे। ठीक है, उसको सबसे पहले पशुओं सॉरी पशुओं को दे करके उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पशुओं में सबसे पहले उनको दिया जाता है, और पशुओं में देकर के देखा जाता है भैया इसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, तो जो दवाई, जैसे आज हम लोग पैरासीटामॉल, कैम्बीफ्लॉम, मेरोपेनम, है ना, एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत ढेर सारी मेडिसिन यूज करते हैं। तो वो मेडिसिन ऐसा नहीं है कि सीधे गई लैब में बनी, तुरंत ला करके आपको दे दिया, नहीं, कभी नहीं। उस मेडिसिन को पहले कहां पर प्रयोग किया गया, पहले जंतु पर किया गया, पशुओं में किया गया, एनिमल्स में किया गया। ठीक है, तब जाके उनको जब देखा गया एनिमल्स में कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं है, कोई इसके विषाक्त पदार्थ इसके अंदर नहीं जा रहे, तब जाके उसको मनुष्यों में दिया गया। इसी बात पर आपका एनसीईआरटी क्या कहता है, पारजीवी जंतु या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। तो एनसीईआरटी की स्लाइड दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको एक एनसीईआरटी स्लाइड दिख रही होगी। यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए के परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जीन में फेरबदल करते हैं उस पशु के, फिर उस पशु के उस जीन को क्या करते हैं, उस पशु में डाल देते हैं, और जब हम उस जीन को उस पशु में डालेंगे तो भैया ये जीन क्या करेगा, ये जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा कि नहीं। अगर हम इसके अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन डालते हैं तो बताइए, इस्चेरिचिया कोलाई इंसुलिन बनाने वाला जीन बना रहा था कि नहीं, इंसुलिन बना रहा था कि नहीं। आप बोल रहे हैं सर बिल्कुल बना रहा था, आपने पढ़ाया था, बिल्कुल बना रहा था, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जो जीन होता है वो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, जब इसका लक्षण इस पशु में व्यक्त होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग पारजीवी जंतु बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। अब आपको बताते चलें कि परजीवी जंतु में सबसे पहले आया था चूहे, और सबसे ज्यादा मात्रा में चूहे का उपयोग किया जाता है। फिर हो गया आपका खरगोश, है ना, चूहा हो गया, खरगोश हो गया, सुअर हो गया, सुअर, भेड़ हो गया, गाय हो गई, मछलियां हो गई, आदि क्या हो गई, आदि हो गए परजीवी जंतु। यानी कि इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं, और हम लोग इनसे कुछ ना कुछ उत्पाद को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है, नीट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले कौन से परजीवी जंतु हैं, वो हैं चूहे। बायोटेक्नोलॉजी में 95% चूहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, उस तरह से जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है। ठीक है, उस तरह से जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है, इस तरह से परिवर्तन, इसमें लिखा गया है कि इस तरह से परिवर्तन में मानव को क्या लाभ है, हम कुछ सामान्य कारणों से पता करेंगे। एनसीईआरटी बोल रहा है कि कोई भी जीन को हमने क्या किया, एक डीएनए में लपेट करके उस डीएनए को इस पशु के अंदर प्रवाहित किया, तो इससे मानव का क्या लाभ है,
इससे मानव का क्या लाभ है? तो आपको एग्जाम्पल मैं बता दूं, सबसे पहले जब मैं इंसुलिन पढ़ाया था तो बताइए इंसुलिन में क्या लाभ होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन मानव के शरीर से हम लोग कब तक करेंगे? एक एंजाइम एक जीन निकाल लिए, वो जीन को पता ही जीन इंसुलिन बनाता है। जैसे हमें पता है पार्ले जी बिस्कुट बनाती है, तो पार्ले जी कंपनी से हम लोग किसी भी नाम का बिस्कुट बनवा सकते हैं। उसको पता है वो बिस्कुट बनाती है, हमने देख लिया ओ पार्ले जी जीन मिल गया हमको। अब उस जीन को हम पकड़ लाए, बोल दिए चल बायो अमन बिस्किट बनाओ, है ना? बायो अमन बिस्किट मैं गया पकड़ लाया। पार्ले जी कंपनी मतलब समझो जीन है। अब मैं गया पकड़ने, यानी कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया उसको। अब बोला चल बायो अमन बिस्किट बना, क्योंकि बच्चे बायो अमन के बच्चे जो है परिंदे जो है वो पढ़ते हैं, और वो परिंदे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, तो उनको बायो अमन का बिस्कुट दो। ठीक है बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले बिस्कुट भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, बिस्किट दो उनको। तब क्या हुआ? तब लक्षण क्या आया? तब लक्षण आया कि बायोमन जैसा बिस्कुट भी मिलने लगा, बायोमन जैसी पढ़ाई भी मिल रही, तो बिस्कुट भी मिल गया। ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज मार्केट में आता है तो उसके लिए सबसे पहले जंतुओं में उसका प्रयोग किया जाता है, जीवों में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चूहों में, खरगोशों में, सुअर में, भेड़ में, गाय में, उसके बाद उसको मनुष्यों में प्रयोग किया जाता है। जब मैं फार्मेसी कर रहा था तो फार्मेसी में अधिकतर यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मैंने कई कोर्स कर रखे हैं। ठीक है, तो फार्मेसी में यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जो भी नई मेडिसिन बनती है सबसे पहले उसको एनिमल्स में खूब प्रयोग करते हैं। बताइए हम लोगों के लिए, हमारी जान के लिए ये एनिमल्स, ये बेचारे जो जीव है ना, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। इनके जीन को लेकर के, इनके डीएनए को लेकर के देखा जाता है, समझा जाता है। इन्हीं के डीएनए पर, इन्हीं के जीन पर रिसर्च होती है। पूरा खेल इन्हीं के जीन पर सजता है, और फिर अंत में अंत में मजे कौन लेता है? मजे लेता है मनुष्य, मजे लेता है इंसान। ठीक है, आपकी कोई एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन बन के आई, उसका प्रयोग चूहों में हुआ, 100 चूहे मर गए, 500 खरगोश मर गए, 100 सुअर मर गई प्रयोग में। ठीक है, लेकिन उसका उस एजिथ्रोमाइसिन का जो मजा है ना, उसका मजा, उसका आनंद कौन ले रहा है? अपन लोग ले रहे हैं, मनुष्य ले रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए ये क्या, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको हाथ जोड़ लिया करो कभी कभी। सॉरी लगभग खांसी आ रही मेरे को, मेरा मूड खराब हो रहा है, बहुत समय से देख रहा हूं। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा, क्या हुआ? परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इसमें कैसे करके, किस तरह से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में। ठीक है, तो आपको एक एनसीईआरटी स्लाइड दिख रही होगी कि सामान्य शरीर क्रिया व विकास। क्या है एनसीईआरटी स्लाइड? सामान्य शरीर क्रिया व विकास। तो देख लीजिए यहाँ पे कि परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनके शरीर का विकास व सामान्य कार्यों पर लड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, जीनों का पहले अध्ययन किया जाता है, एक एक जीन को अच्छे से पढ़ा जाता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा आगे चल के, फिर उसके लक्षण किस प्रकार से व्यक्त होंगे आगे चल के जीव में, फिर उससे जो उत्पाद होगा क्या होगा। यानी कि एक एक जीनों को पढ़ा जाता है। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको पढ़ाया था ना, वहां पे क्या बताया था? वहां पे यही बताया था कि सभी जीनों की पढ़ाई चालू है। आज तक हम लोग मानव शरीर के ना संपूर्ण जीन को पढ़ नहीं पाए हैं, संपूर्ण जीन को समझ नहीं पाए हैं। सभी जीनों की पढ़ाई चालू है। इसी तरह जो जीन हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे इंसुलिन जीन को पढ़ लिया तो हमने इंसुलिन जीन को जो उत्पाद है बनाना चालू कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, आपको एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकेंड है रोगों का अध्ययन। जो रोगों का अध्ययन का जो स्लाइड है उसको दिखाइए। रोगों का अध्ययन खा नंबर, हाँ। तो देखिए आपको स्लाइड दिख रही होगी, रोगों का अध्ययन। तो रोगों का अध्ययन में क्या बोलता है कि अनेक परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं, जो बहुत ढेर सारे जो परजीवी जंतु हैं ना, उनको इस प्रकार से निर्मित किया जाता है जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित है। ठीक है, ऐसे जीव निर्मित किए जाते हैं जो मानव कल्याण के लिए ना, जो रोग मानव को होने वाले हैं या उस रोग की पहले से ही उसको, उस वेरिएंट को उस जीव के अंदर भेज करके उसका उपचार, ठीक है, ढूंढा जाता है। जो रोग हो चुका है उसका उपचार ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये होता है रोगों का अध्ययन में। फिर आगे लिखता है कि यह विशिष्ट रूप से निर्मित है। ठीक है, यह विशिष्ट रूप से, यह जटिल रूप से निर्मित होता है। ठीक है, यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
सपोज दैट मेरे को कोरोना वायरस होने वाला है, तो हम लोग जब जैसे कोरोना वायरस और पहले से होता है ना, तो हम लोग उस कोरोना वायरस को एक जीव में प्रवेश करवाते, फिर देखते इसका लक्षण क्या है, फिर उसी जीव से उसकी एंटीबॉडी वॉडी निकाल करके उस पर रिसर्च करते और उस पर दवाई बना लेते। लेकिन कोरोना तो झटके में आया, इसलिए दवाई नहीं बना पाए, नहीं तो दवा तो मैं बना देता। सच में दवा बना देता है ना, लैब वगैरह में हमको ले जाओ, हम बना देंगे दवा। चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे, तुमको लिवा के चलेंगे, ठीक है। एक हमारे दोस्त हैं, बताना चाहूँगा यहीं पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का एक बिजनेस है और वो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तो उनके पास जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो लोग क्या करते हैं, कई कई एरिया पर फार्मास्यूटिकल कंपनी लगाते हैं। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वो प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। तो उनसे कभी कभार बात हुआ करती, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, है ना, तो उनके जो साइंटिस्ट वगैरह जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, है ना, जैसे मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मैंने फार्मेसी कर रखा था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो नहीं समझ आते थे, तो डायरेक्ट मेरी बात ना उनके काउंसलर से हो जाती थी, उनके हेड काउंसलर से हो जाती थी, है ना। उनको फ़ोन करता था, बोलता था सर ऐसी सी भाई ऐसी सी बात है और थोड़ा सा बात करनी थी। तो वहाँ पे बोलते थे कौन है इस समय रिसर्च पे, वहाँ पे चलो ठीक है सर, सर आप बात कर लीजिए इनसे, है ना। काफ़ी वो लोग मतलब इज्जत करते हैं, तो बड़े लोग हैं, फिर भी मेरे से काफ़ी बड़े लोग हैं। तो उनसे तुरंत फ़ोन करता था, सर ऐसी सी बात है भैया, ऐसी सी बात है। उनके बड़े भाई भी जानते हैं, घर वर मतलब आना जाना है, मैं कई बार उनके घर भी जा चुका हूँ। तो क्या होता है कि फ़ोन करता था तो डायरेक्टली उनसे बात होती थी, और जब उनसे बात होती थी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। भाई वो बताते थे कि सर अभी एक चूहे पर काम चल रहा है ना? उनको भी पता था सर पढ़ाते हैं मेरे को, मतलब वो जानते थे कि ये पढ़ाते भी हैं, है ना? सर अभी एक चूहे पे काम चल रहा है, सर क्या बात है? कैसे-कैसे? सब बताते थे। देखो ऐसी-ऐसी बात है, ये है, वो है, ठीक है? जो भी मतलब होता था सब मैं पूछ लेता था, है ना? तो काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ताकि रोगों के उपचार का नया अध्ययन हो सके। वो लोग क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में दवाई बनाते हैं, रोगों का उपचार देखते हैं, किस दवाई का इफ़ेक्ट कैसा होगा, है ना? फिर देखते हैं किस एरिये में किस तरह इफ़ेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि एक दवाई तुमने बना ली उसको पूरे इंडिया में चला दिया, नहीं, हर एरिये का अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं, ठीक है? हर एरिये की उसमें लिखा रहता है, जैसे गवर्नमेंट दवाई में लिखा रहता है फॉर सेल यूपी, फॉर सेल एमपी, है ना? तो वेरिएंट के हिसाब से निर्भर करता है। अगला आता है वर्तमान समय में मानव रोग जैसे कैंसर, ठीक है? फिर आता है सिस्टिटिक फाइब्रोसिस, ये क्या होता है? लंग्स से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है? फिर ये आ गया रूमेटॉइड, वो जो अर्थराइटिस होता है, ठीक है? अर्थराइटिस है ये, संधिशोध व अल्जाइमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध हैं, ठीक है? जो कैंसर हो गया, कैंसर के लिए हम लोग जीवों में काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे जो जीव हैं ना, इन पर, जंतु पर काम कर रहे हैं, इनकी सेल्स पर काम कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जब इन जीवों पर परीक्षण सफल हो जाएगा, तब अपन लोग क्या करते हैं, मनुष्य पर लेकर के उसको वो करते हैं, ठीक है। बहुत ढेर सारे रोग हैं जिनका अध्ययन हम लोग जीवों में करते हैं, फिर उनसे कुछ नया बना करके निकालते हैं। सर नई स्लाइड आपके सामने होगी। जैविक उत्पाद, ठीक है, कौन सा है, जैविक उत्पाद। जैविक उत्पाद आप लोग देख लीजिए क्या कहना चाहता है कि कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि आवश्यकता होती है जो औषधि उत्पाद से बनाई जाती है, जो जैविक उत्पाद से बनाई जाती है। जो औषधि होती है, जो मेडिसिन होती है, वो जैविक उत्पाद से बनाई जाती है। ऐसी उत्पाद को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु का उपयोग जैविक उत्पाद के निर्माण में करते हैं, ठीक है। हमको पता है कोई मेडिसिन बन रही है, जैसे इंसुलिन बन रहा है, तो हम लोग परजीवी जंतु का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसी से हम लोग उस चीज़ का प्रोडक्शन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर के साथ खेलना, है ना, काफ़ी महंगा पड़ जाता है, ठीक है। जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर लिखा गया है उसमें डीएनए के भाग या डीएनए के जीन को उस जंतु के अंदर प्रवेश कराते हैं जो विशिष्ट उत्पाद के निर्माण के लिए भाग लेते हैं। ऐसे जीन को उस जीव के अंदर, उस जंतु के अंदर प्रवेश कराते हैं जो विशिष्ट उत्पाद को बनाते हैं। जैसे जो मानव प्रोटीन है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, ये एक प्रकार की प्रोटीन है। इस अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के जीन को निकाला और इसको परजीवी भेड़ में डाल दिया, इसको भेड़ में डाल दिया, ठीक है। फिर उस भेड़ से हमने इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर लिया, और ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है इम्फासीमा के निदान में। इम्फासीमा क्या होता है, लंग्स रिलेटेड डिजीज होती है इम्फासीमा, याद रखना। इम्फासीमा, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, उनके लंग्स में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, जिससे गैस सही से नहीं भर पाती है, उसको बोलते हैं इम्फासीमा, ठीक है। फिर आता है ठीक
क्या है, ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोनुरिया का हो गया, ठीक है, जो पुटी रेशमयता के निदान में हेतु किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्ष 1997 में, कब, ये डेट याद रखना, वर्ष 1997 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय रोजी, अभी मैंने आपको बताया था ना, पारजीवी गाय रोजी। देखो लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को रोज देते हैं, गुलाब देते हैं, ठीक है। तो जो गाय है ना उसका नाम है रोजी। 1977 में, 1977 में पारजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संबंध संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हाँ, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड ना, हाँ यही है, ठीक है, 2.4 ग्राम, एक सेकंड बस, 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया। इस दूध में मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलता है। देखो मानव, जो मानव माता है, ठीक है, जो मानव माता है, मानव माता के अंदर एक ऐसा जीन था जो क्या बना रहा था, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन बना रहा था। तो हमने उस जीन को निकाला और उस जीन को एक गाय में डाला, उस गाय को बोला रोजी गाय। और जब उस जीन को डाला तो वो जीन क्या है, वो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, ठीक है। उस जीन का लक्षण क्या था, उस जीन का लक्षण ये था कि वो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन बनाएगा। तो वो गाय में के अंदर भी अल्फा लेक्ट एल्बुमिन बनाएगा, और जब वो गाय के अंदर भी अल्फा लेक्ट एल्बुमिन बनाएगा तो हमको बहुत ढेर सारी मात्रा में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलेगा, क्योंकि गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध देती है। अब मानव माता का कोई जरूरी नहीं कि 1 लीटर 2 लीटर मिल ही जाए आपको, है ना। तो इस वजह से हम बड़े मात्रा में उत्पादन कर लिया। उत्पादन देख रहे हो ना कैसे हो रहा है, उत्पादन बड़े मात्रा में हो रहा है, ठीक है। फिर नीचे लिखा गया है कि जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है। ये पोषक तत्व जब शिशु को मिलेंगे तो क्या उसका, उसके बॉडी का एंटीजन एंटीबॉडी है ना, सारी चीजें, इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग होगा, है ना। तो जैसे जो बच्चा पैदा हुआ उसकी जो मदर थी, माता थी, वो खत्म हो गई, तो उसको दूध कैसे मिलेगा, है ना। अगर उनकी माता की डेथ हो गई तो उनको जो दूध था वो कैसे मिलेगा, जब उनको दूध नहीं मिलेगा तो उसको, उनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि दूध लगातार उनको पिलाते रहे बच्चे को, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद उनको दूध लगातार पिलाया जाता है ना, इसी कारण। फिर नीचे है अत्यधिक पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध से नहीं मिलता है। ये जो है ना अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये साधारण गाय के दूध से नहीं मिलेगा, फिर किसके दूध से मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ जब ये जीन डालोगे किसी गाय के अंदर, तो वो जीन जब काम करेगा तो वो ये एंजाइम बनाएगा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है जैविक उत्पाद, यानी कि हमने उत्पाद को लिया। नेक्स्ट आता है टीका सुरक्षा। देखिए जो टीका बनता है ना, सबसे पहले क्या लगा, आपने एक टीका बना दिया, आपने दिखा दिया कि देखिए मैंने एक टीका बनाया, इस टीका को ऐसे लगा दोगे ठीक हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर लोग पागल हैं कि लाएंगे तुरंत मनुष्यों के लगाने लगेंगे? नहीं, उस टीकों को क्या करेंगे, उस टीके को पहले जंतुओं में प्रयोग करेंगे कि इस टीके का लक्षण क्या है, ये टीका कैसे अपने अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुरंत उसको मनुष्यों में, नहीं, सबसे पहले जंतुओं की कुर्बानी ले लो, है ना। है ना। तो देखो टीका सुरक्षा में क्या लिखता है एनसीईआरटी कि टीकों को मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया जाता है। परजीवी चूहों के अंदर उसको जांच किया जाता है, ठीक है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी का उपयोग किया जा चुका है। जब पोलियो का टीका आया था, पोलियो का टीका सबसे पहले परजीवी चूहों पर उसका उपयोग खूब किया गया, ठीक है, जांच किया गया। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक है। उसको परजीवी चूहों पर करते हैं, अगर वो विश्वसनीय है फिर उसको बंदर पर करेंगे, फिर जाकर कुछ लोगों पर करेंगे, 2 4 6 लोगों पर इफेक्ट देखेंगे, फिर 100 लोगों पर, फिर 1000 लोगों पर, फिर पूरी जनसंख्या पर करेंगे, है ना। ऐसे होता है, बड़े लेवल पर काम होता है। सोचो कितने दिन काम चलता है ये, है ना। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट होते हैं ये सब, है ना। और ये सब कैसे हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहो बिना पढ़े कुछ हासिल कर लो तो बिना बिना पढ़े कुछ हासिल होने वाला ही नहीं है ना। तो इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रासायनिक सुरक्षा परिसंचरण, ठीक है, वो सॉरी परिसंचरण कहाँ से आ गया, परीक्षण। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, इसमें क्या किया जाता है, जो भी रासायनिक पदार्थ अपन लोग बनाते हैं उसको परीक्षण के लिए क्या करते हैं, चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़ आदि में इसको हम लोग
परीक्षण करते हैं, जो भी केमिकल अपन लोग बनाए उस केमिकल को पहले प्रयोग कर लें। अच्छा है, जब अच्छा है तो मनुष्य को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका देखा जाता है कि हमने इस सिरप को इसको दिया, देखा कि इसकी सेल क्या कर रहे हैं, कोई विषैला पदार्थ तो नहीं बना रही, कोई कुछ इफेक्ट तो नहीं दे रही, बैड इफेक्ट। तो ये होता है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण में। तो ये क्या है, यह क्या करता है, यह अविषालु अविषालुता सुरक्षा परिसंचरण कहलाता है, परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि, जो क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है, जो औषधि होती है, जो औषधि की जो अविषालुता होती है, अविषालुता का मतलब क्या होती है, अविषालुता का मतलब काफी खतरनाक होता है, ठीक है। अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। औषधि को देखा जाता है कि इसका क्या इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, तो उसको सबसे पहले उस औषधि को कहाँ पर, जीवों पर प्रयोग किया जाता है, फिर जाके बाद में मनुष्यों पर किसका बैड इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, इसका हानिकारक प्रभाव। फिर है परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन्स इसमें अविषालु पदार्थ के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जबकि अपारजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। परजीवी जंतुओं में इनका इफेक्ट अलग होता है और अपारजीवी जंतुओं में नहीं होता है। परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थ के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जो मेडिसिन आई, उस मेडिसिन का इफेक्ट देखा जाता है। चूहे को खिला करके इफेक्ट देखा गया कि इसकी सेल अब क्या इफेक्ट दे रही हैं, कौन सा टॉक्सिन बना रही हैं, कौन सा विषैला पदार्थ बना रही हैं, कि कौन सा विषैला पदार्थ नहीं बना रही, ये देखा जाता है। जब जब सारी चीजें क्लियर होती हैं तब इन चीजों को मनुष्यों में दे दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है उपरोक्त जंतुओं की अविषालुता परीक्षण करने का कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। यानी कि बहुत ढेर सारे जंतु रहते हैं, और जब बहुत ढेर सारे जंतु होंगे तो वहां पर क्या किया जाता है, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रयोग, अलग अलग परीक्षण किया जाता है। तो यानी कम समय में अपन लोग क्या करते हैं, बहुत ढेर सारे परीक्षण कर लेते हैं। अगर ये सारी चीजें करना है ना, मेडिसिन वगैरह में खोज वगैरह ये सब चीजें करना है ना, तो इन सभी चीजों के लिए बी फार्म बहुत अच्छा है। आप लोग बी फार्मा करें, ठीक है। कैरियर गाइडेंस लें, कैरियर गाइडेंस के लिए अपन लोग क्या किए हैं, अपन लोग ले नंबर भी दे रखा है। कम्युनिटी पर एक पोस्ट है, उस पोस्ट का जो वीडियो है आप लोग वो वीडियो देखेंगे तो बायोमन का ऑफिशियल नंबर आप लोगों को भी मिलेगा। और जब आप लोगों को बायोमन ऑफिशियल नंबर मिल गया तो आप लोग बायोमन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी कैरियर कंसल्टिंग कर सकते हैं, आगे आप जाकर के फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ठीक है। जो मेडिसिन से जो रुचि रखते हैं ना, दवाई आती है ऐसे होते हैं वैसे होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने कर रखा है ना, मैंने कोर्स कर रखा है और मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो इनमें काफ़ी चीज़ जानने को मिलती है। देखिए देखिए, जितना आप लोग पढ़ेंगे ना, जितना पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगी। और कहते हैं ना, शिक्षा एक वह शेरनी का दूध होता है, या भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध होता है जो पिएगा, यानी कि जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए और मेहनत करिए। आगे वाले चैप्टर में हम लोग नैतिक मुद्दे पढ़ करके इस चैप्टर को फाइनली क्लियर कर लेंगे, फाइनली खत्म कर लेंगे। तो सच सच बताना कि ये चैप्टर पढ़ करके कैसा लगा। ये चैप्टर पता है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थ्योरी है इसमें, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बताना, बायोमन आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।